हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 16, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। साला धमकी देकर मुफ्त में काम करवाना चाहता है। उसे छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हमसे बात करके वो फ़ायदे में रहेगा। नोट देने से बढ़िया काम होते हैं। जगमोहन ने पुनः कॉफ़ी का घूंट भरा। अब फ़ोन आए तो उसे कह देना कि जगमोहन पहले बातचीत करेगा, फिर पुलिस हेडक्वार्टर उड़ाएगा। वो हमें बम से उड़ा देगा, हमारी जान ले लेगा। अगर वो हिंदुस्तान में सही तरीके से आतंकवाद फैलाना चाहता है तो हमें नहीं मारेगा। हम ही इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बेवकूफ़ होगा अगर उसने हमारी जान ली तो। हामिद अली और मूसा कंप्यूटर के स्पीकर से निकलती आवाज़ को सुन रहे थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। कई मिनट से उन्होंने आपस में बात नहीं की थी। फिर एकाएक हामिद अली सिर हिलाकर कह उठा, इन दोनों को पता चल गया है कि बम के रिमोट हमारे पास नहीं है। हम विस्फोट करके इनकी जान नहीं ले सकते, तभी तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके दांत पिच गए थे, वरना पहले ये एक बार में ही बात मान जाते थे। कल अनीस गायब हुआ और आज ये बहादुर बन गए। आपका मतलब है कि हमारा दुश्मन इनका आदमी है। सुनीता का गायब होना, अनीस का गायब होना। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। मूसा, हामिद अली बोला, पहले सुनीता पकड़ी गई, फिर अनीस पकड़ा गया। अनीस को पकड़ लिया गया और उसके बाद हमारे ठिकानों पर 2.5 घंटों के बाद ही वहाँ हमले हो गए, परंतु मुन्ना को किसी ने छुआ भी नहीं। मूसा चौंका। जनाब, मूसा के होठों से निकला, क्या हम ये सोचें कि मार्शल को मुन्ना के बारे में पता नहीं चला? हामिद अली कड़वे स्वर में कह उठा, इन हालातों में ये नहीं हो सकता। मूसा कह उठा, मतलब कि मुन्ना गद्दार है, वो मार्शल से मिल चुका है। हामिद अली घुर्रा उठा। मूसा सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। मार्शल ने तगड़ा लालच दिया मुन्ना को, तभी वो गद्दारी पर उतरा। एक बार फिर सोच लें जनाब कि सोचने की जरूरत नहीं, मुन्ना हमसे गद्दारी कर रहा है। हामिद अली क्रूरता भरे स्वर में बोला, उस हरामजादे को यहाँ मंगवाओ। फैजल रईस अहमद को भेजो कि उसे वहाँ से उठा लाएं। तीनों को समझा देना कि वो किधर होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखे कि वापसी पर कोई पीछे न हो। अगर कोई पीछे हो तो मुन्ना को शूट करके सड़क पर फेंक दे और पीछे वालों से निपट कर कहीं और जाएं। यहाँ मत आएं और हमें खबर कर दें। देवराज चौहान और जगमोहन के ठिकाने पर नज़र रखी जाए कि नहीं। अब कोई फायदा नहीं, हमारा खेल खराब हो चुका है। हामिद अली गुर्राया, हमें खाली हाथ ही पाकिस्तान जाना होगा। मूसा कमरे से बाहर निकल गया। साला गद्दार, हामिद अली बड़बड़ा उठा। 10 मिनट बाद मूसा वापस लौटा। उन तीनों को समझाकर भेज दिया है, मूसा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हामिद अली के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। अब क्या करना है जनाब? करने को बाकी कुछ नहीं रहा। फिर भी एक आखिरी कोशिश करूँगा कि देवराज चौहान और जगमोहन को ख़त्म कर सकूं। कुछ देर बाद बात करूंगा उनसे। वो मुझसे खेल खेल रहे हैं, मैं उनसे खेल खेलूंगा। शुरू से ही मार्शल इस मामले में दखल दे रहा है और मैं सोचता रहा कि वो मेरे हिंदुस्तान आने से अनजान है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही। मुझे तो अभी भी मार्शल के बारे में भरोसा नहीं हो रहा कि वो इस मामले में है। मूसा बोला, मुन्ना सही सलामत यहाँ आ गया तो तुम्हें यकीन आ जाएगा मूसा। हामिद अली शब्दों को चबाकर कह उठा। फैजल रईस और अहमद मुन्ना को 1 घंटे में वहाँ ले आए थे। हामिद अली ने सबसे पहला सवाल उन तीनों से ये किया, किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं जनाब, पूरी तसल्ली के बाद ही हम यहाँ पहुँचे हैं, फैजल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हामिद अली की कड़वी निगाह मुन्ना पर जा टिकी। मूसा होठ बीचे गंभीर सा मुन्ना को देख रहा था, जबकि मुन्ना घबराया सा, उलझन में गिरा परेशान था। फैजल अहमद रईस सतर्क खड़े थे। मुझसे क्या गलती हो गई जनाब, जो इस तरह पकड़कर मुझे लाया गया? मुन्ना सूखे होठों पर जीभ फेरकर कह उठा।
आप एक इशारा करते, मैं खुद ही यहाँ पहुँच जाता। तू ही बता तूने क्या गलती की? हामिद अली ने बेहद शांत स्वर में कहा। मैंने तो कोई गलती नहीं की। मार्शल के लिए तूने कब से काम करना शुरू कर दिया? मुन्ना चिहुक उठा। 2 पल के लिए उसकी आंखें फैली, चेहरे के कई रंग बदले, परंतु इतने में ही सामने वाले को समझ में आ गया कि तीर सही निशाने पर लगा है। मुन्ना कुछ न कह सका। हरामजादे, मूसा भड़ककर मुन्ना पर झपटा। गद्दार, तूने। रुक जा मूसा, हामिद अली हाथ उठाकर बोला। मूसा वहीं थम गया, परंतु उसका चेहरा धधककर लाल सुर्ख हो रहा था। वो तेज तेज सांसें लेने लगा, जबकि मुन्ना के चेहरे का रंग फक पड़ चुका था। क्या दिया तुझे मार्शल ने? हामिद अली ने पुनः कहा। कुछ भी नहीं, मुन्ना के होठों से कांपता स्वर निकला। तो गद्दारी क्यों की? वो हुस्ना मार्शल के पास है, मुन्ना ने खखाड़ते स्वर में कहा। कौन हुस्ना? मेरी प्रेमिका। मैं उससे निकाह करने वाला हूँ और मार्शल ने उसे पकड़कर मुझे गद्दारी करने के लिए मजबूर कर दिया। मुन्ना खान कांपते स्वर में बोला। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो एक लड़की के लिए तूने हामिद अली से गद्दारी की? हामिद अली गुर्रा उठा। मरने देता उसे, पाकिस्तान आ जाता, मैं तुझे 1 क्या 10 हुस्ना से तेरा निकाह करा देता। मुन्ना चुप। अनीश को मार्शल के लोगों ने उठाया। हाँ, वो कब से मेरे पर नज़र रखे हैं? मैं नहीं जानता, पर उसे सब कुछ पता है, पहले से ही सब कुछ पता था। मूसा गुस्से से गहरी सांस लेकर रह गया। वो देवराज चौहान और जगमोहन को बचाने में लगा है। मुन्ना ने घबराए अंदाज में सिर हिला दिया। अगर तेरे को मेरे ठिकाने के बारे में पता होता तो तू मार्शल को वो भी बता देता। नहीं, ये बात मैं कभी नहीं बताता, मुन्ना ने जल्दी से कहा। हामिद अली मुस्कुरा पड़ा, कहर भरी मुस्कान। मार्शल मिला तेरे को? हाँ। कब? जब मैंने देवराज चौहान और जगमोहन को आपके हवाले किया, उसके बाद। कहाँ मिलता है मार्शल? मैं नहीं जानता, मैं बेहोश था जब मुझे वो अपने ठिकाने पर ले गए। बाहर भी तो निकला तू वहाँ से? मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। 2 लोग मुझे कार पर दूर तक ले गए और छोड़ दिया। तो तू मार्शल के बारे में कुछ नहीं जानता? मुन्ना का घबराया चेहरा इनकार में हिला। हामिद अली ने जेब से रिवाल्वर निकाली, जिस पर साइलेंसर लगा था। रिवाल्वर देखते ही मुन्ना की आंखें फैलती गई। जनाब, मैं आपका। पिट पिट 2 बार मध्यम सी आवाज़ें हुईं और मुन्ना खान पीछे को जा गिरा। एक गोली उसकी गर्दन में लगी थी, दूसरी छाती पर। गिरने के बाद वो हिल भी नहीं सका था। इसकी लाश दूसरे कमरे में रख लो, रात को बाहर फेंकाना। हामिद अली रिवाल्वर को जेब में रखता कह उठा। रईस, अहमद और फैजल लाश को संभालने में लग गए। हामिद अली के दांत पीछे हुए थे। जनाब, आपकी तो एक एक बात सच निकली। मार्शल ही हमारे पीछे है, मूसा कह उठा। वो मुझ तक पहुंचना चाहता है, हामिद अली गुर्राया। मैं नहीं जानता वो कहाँ तक पहुंचा, परंतु हम खतरे में हैं। इससे पहले कि हिंदुस्तान हमारी ज़िंदगी की आखिरी जगह बने, हमें निकल चलना चाहिए। कम से कम इस बार तो हम अपने इरादों में सफल नहीं हो सकते। हमें मार्शल के इरादों की स्थिति जरा भी नहीं पता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि देवराज चौहान पर जाल फेंकूंगा तो मार्शल बीच में आ जाएगा। आप हुक्म करें जनाब। इन हालातों में हमारा पाकिस्तान चले जाना ही बेहतर होगा। हामिद अली दांत पीछे कह उठा। सफल होने के लिए हमें दोबारा नई चालों के साथ हिंदुस्तान आना होगा। तब मोना चौधरी भी मुंबई में होगी और तब तक मार्शल का भी हम पता लगा चुके होंगे कि वो कौन है और कहाँ पर उस पर हाथ डाला जाए। तैयारी करो, हम आज रात ही यहाँ से चल देंगे, परंतु एक आखिरी कोशिश जरूर करूँगा। वो क्या जनाब? मार्शल के हाथ बहुत लंबे हैं, वो कहीं हिंदुस्तान से बाहर निकलने में परेशानी न खड़ी कर दे, या फिर मुन्ना की तरह हमारा कोई और आदमी हमारे बारे में मुखबरी न कर दे। ऐसे में मार्शल को उलझाए रखना होगा कल तक कि वो सोच भी न सके कि हम पाकिस्तान की ज़मीन पर जा पहुँचे हैं। कहने के साथ ही हामिद अली ने फ़ोन निकाला और देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। मूसा शांत सा खड़ा रहा।
हामिद अली की देवराज चौहान से बात हो गई। काम शुरू किया कि नहीं? हामिद अली ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन नहीं मानता। वो कहता है बनना है तो पूरी तरह आतंकवादी बनो, नहीं तो ये काम मत करो। तो तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो? हम लोग साथी बनकर काम करें तो ज़्यादा ठीक होगा हामिद अली। हमें आपस में बात करनी चाहिए, पैसों का भी लेन देन हो जाना चाहिए, फिर देखो हम क्या करते हैं। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। ठीक है, हम मिल लेते हैं। सही फैसला लिया तुमने। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, हामिद अली ने सामान्य स्वर में कहा। अपने भाई अली की मौत को मैं भूल जाता हूँ। हमें साथी बनकर काम करना चाहिए। तुम हिंदुस्तान के काम संभालना, मैं पाकिस्तान के। जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। कहाँ, कब, कितने बजे मिलोगे? यहीं मेरे पास आ जाओ तो क्या बुरा है। मेरा तुम्हारे पास आना ठीक नहीं, इस वक्त मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करता हूँ। आगे के प्रोग्राम के लिए मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर बड़े कामों को अंजाम देंगे, हामिद अली ने कहा। हम अच्छे दोस्त बनेंगे हामिद अली, देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। शाम को मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, कहकर हामिद अली ने फ़ोन बंद कर दिया। मूसा की निगाह हामिद अली पर थी। क्या देख रहे हो मूसा? सोच रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं, मूसा बोला। हम रात रात में सीमा पार करके पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। शाम को मैं सैटेलाइट फ़ोन से देवराज चौहान को फ़ोन करके कल सुबह 9 बजे मिलने की जगह तय करूँगा और वहाँ पर हम नहीं, हमारे हथियारबंद आदमी पहुँचेंगे जो देवराज चौहान और जगमोहन को ख़त्म करेंगे, हामिद अली खतरनाक स्वर में बोला। वहाँ मार्शल के एजेंट भी तो होंगे? ज़रूर होंगे। हमारे आदमियों के साथ उनकी भिड़त होगी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुबारक को फ़ोन करके कह दो कि कल सुबह 25 आदमी हथियार के साथ तैयार रखे। उससे कोई जगह भी पूछ लेना कि किसी को ख़त्म करने के लिए बुलाना है तो कहाँ पर बुलाएं। वो जगह मैं शाम को देवराज चौहान को बता दूंगा। सब समझा देना मुबारक को। उसे कहना कि वो खुद वहाँ न जाए, सिर्फ अपने आदमी ही भेजे। जब मैं देवराज चौहान से मिलने की जगह तय करूँगा तो ज़रूर मार्शल भी जान जाएगा। दोनों में किसी तरह से संबंध बना हुआ है। ऐसे में मार्शल सोच भी नहीं सकेगा कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहा हूँ और हम कल सुबह तक पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कि मार्शल अब हमारे लिए नई तरह की परेशानी नहीं खड़ा कर सकेगा। इस बार तो हमें मुंह की खानी पड़ी, परंतु अगली बार ऐसा नहीं होगा। इन सब को बुरी मौत दूंगा। तुम मुबारक से बात करो, उसके बाद हम निकल चलते हैं। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई बात मार्शल तक पहुँचे। मुन्ना की तरह हमारे लोगों में कोई और भी गद्दार हो सकता है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तो हामिद अली कल देवराज चौहान और जगमोहन से मिलेगा। मार्शल और प्रभाकर ने माइक्रोफोन के दम पर देवराज चौहान और जगमोहन की बातें सुनने के बाद कहा। परंतु ये मुलाकात खुशनुमा नहीं होने वाली, क्योंकि हम हामिद अली के कई ठिकानों तक पहुंच चुके हैं। उसके आदमी पकड़े जा चुके हैं, मर भी चुके हैं। अनीस और सुनीता भी हमारे कब्जे में है। हैरानी तो ये है कि इन सब बातों में से एक बात का भी जिक्र हामिद अली ने देवराज चौहान से नहीं किया। ये बात बहुत अजीब लगती है, जबकि हामिद अली इतना तो समझ चुका होगा कि कोई उसके पीछे है। अनीस को देवराज चौहान के पीछे से गायब हो जाने का मतलब स्पष्ट है कि कोई उसके कामों की जानकारी रखता है। हामिद अली ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये काम देवराज चौहान के इशारे पर भी हो सकते हैं? क्या पता उसने सोचा हो, प्रभाकर बोला। सोचा होता तो एक दो बार देवराज चौहान से बात जरूर करता। अनीस के गायब होने फिर उसके आदमियों की धरपकड़ से ही हामिद अली सावधान हो गया होगा। ऐसी स्थिति में वो देवराज चौहान से नहीं मिलेगा। परंतु वो मिलने जा रहा है मार्शल। हमने अभी देवराज चौहान और जगमोहन की बातें सुनी हैं। हामिद अली किसी भी कीमत पर उनसे मिलने सामने नहीं आएगा। उसके हाथ से वो रिमोट निकल चुके हैं जिनके सहारे वो देवराज चौहान और जगमोहन को बम विस्फोट में मार सकता था। ऐसे में वो उन दोनों को खत्म करने के लिए बुला रहा होगा। वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, अपने आदमी भेजेगा प्रभाकर।
प्रभाकर के होठ सिकड़ गए। तुम दो ऐसे आदमी भी तैयार करो जो दूर से देखने पर देवराज चौहान और जगमोहन लगते हों। हामिद अली जो भी जगह मिलने के लिए बताएगा वहाँ देवराज चौहान और जगमोहन नहीं, हमारे आदमी जाएंगे और वहाँ हमारा घेरा होगा। हामिद अली की चाल को मैं बखूबी समझ रहा हूँ, उसका ये हथकंडा फेल करना पड़ेगा। मार्शल, एक और समस्या आ रही है। 2 घंटे से मैं मुन्ना को फ़ोन मिला रहा हूँ, परंतु स्विच ऑफ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुन्ना को लेकर मुझे गड़बड़ लग रही है। मैंने वहाँ मुन्ना को देखने के लिए आदमी भेजे हैं। मुन्ना खुद कहीं भी नहीं जा सकता, परंतु ये हो सकता है कि अनीस के गायब होने के बाद हामिद अली को मुन्ना पर किसी तरह का शक हो गया हो और उसे अपने पास बुला लिया हो। प्रभाकर ने सोच भरे स्वर में कहा, ऐसा है तो हामिद अली ने मुन्ना को बुलाया नहीं होगा, उठवाया होगा ताकि वो किसी को खबर न कर सके। हामिद अली को मुन्ना पर शक हो गया हो सकता है कि अनीस तो कहीं गायब हो गया, परंतु मुन्ना अपनी जगह पर कैसे टिका हुआ है, वो जरूर मुन्ना पर शक कर गया होगा। मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा, अब हम क्या करें? देवराज चौहान और जगमोहन को कहो कि वो विले पाले के स्टैचू रेस्टोरेंट में रात का डिनर करें। उसके बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर के कमरे में चले जाएं। वो दोनों को हम तक पहुंचा देगा। मार्शल बोला, तुम विराट को उन दोनों के बारे में समझा देना कि उन्हें गुप्त रास्ते से निकालकर कार पर आंखें बंद करके यहाँ पहुँचा दे। तभी प्रभाकर का फ़ोन बजा। कहो, प्रभाकर बोला। यहाँ कहीं भी हमें मुन्ना नज़र नहीं आ रहा। उधर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। मुन्ना तो क्या, यहाँ कोई भी नहीं है जो बंगले पर नज़र रख रहा हो। ठीक है, अब तुम्हें मार्शल की तरफ से कागज़ पर लिखकर एक मैसेज देवराज चौहान और जगमोहन तक पहुँचाना है। बात जरा भी नहीं करनी है उनसे। प्रभाकर ने मैसेज समझाया और फ़ोन बंद करके बोला, वहाँ मुन्ना नहीं है तो समझो वो हामिद अली के हाथों में पहुंच चुका है और अब तक हामिद अली जान चुका होगा कि हम इस मामले में हैं। ऐसे में मेरा ख्याल ठीक है कि वो किसी भी कीमत पर देवराज चौहान और जगमोहन से मिलने वाला नहीं, बल्कि अपने आदमी भेजेगा कि वो उन दोनों को ख़त्म कर सके। मतलब कि मुन्ना की गद्दारी का हामिद अली को पता चल गया। मार्शल ने हाँ में सिर हिला दिया। हामिद अली अब सतर्क हो गया होगा, वो अब हमारे हाथ लगने वाला नहीं। प्रभाकर ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। रात के 9 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन विरले पाले के स्टैचू रेस्टोरेंट में डिनर के अंतिम दौर पर थे। ये शानदार रेस्टोरेंट था और यहाँ वे पहले नहीं आए थे। यहाँ का खाना भी लाजवाब था। हामिद अली ने शाम को फ़ोन करने को कहा था। जगमोहन बोला, फ़ोन आया नहीं अभी तक। आ जाएगा, खाने में व्यस्त देवराज चौहान ने कहा। वो चाहता तो हमसे शाम को मिल सकता था। अब क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फ़ोन उसका ज़रूर आएगा। कहीं वो हमें बम से न उड़ा दे, जगमोहन बोला। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा करे। उसे ये तो महसूस हो ही गया होगा कि हम उसके काम के हैं, तभी तो। इसी पल देवराज चौहान का फ़ोन बजा। ये हामिद अली ही होगा, जगमोहन बोला। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। आज तुमसे मिल नहीं सकूंगा, इस वक्त व्यस्त हूँ। हामिद अली की आवाज़ कानों में पड़ी। कल सुबह 9 बजे हम मुलाकात करेंगे और लंच एक साथ करेंगे। लंबी बातें होंगी हम में। कहाँ मिलोगे? उधर से हामिद अली ने जगह बताई। वहाँ पर सिर्फ तुम दोनों और मेरे साथ मूसा होगा। हम नई शुरुआत करेंगे देवराज चौहान। मैं भी यही आशा करता हूँ कि हमारी मुलाकात सफल रहेगी। हम तुम्हें वो कर दिखाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, परंतु हमें हमारी पसंद के नोट मिलते रहने चाहिए। नोटों की फिक्र मत करो, पाकिस्तान सरकार का साथ मुझे हासिल है। सुबह 9 बजे, लेट मत होना। बातचीत खत्म हो गई। देवराज चौहान ने फ़ोन जेब में रखते बताया कि सुबह 9 बजे हामिद अली कहाँ पर मिलेगा। फिर उन्होंने खाना समाप्त किया और उठकर रेस्टोरेंट के मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गए। रेस्टोरेंट के मैनेजर विराट ने उनसे कोई बात नहीं की। खामोशी से उन्हें रेस्टोरेंट के पीछे के रास्ते से बाहर ले गया। उधर कार पहले से ही खड़ी थी। वो दोनों पीछे की सीट पर बैठे। विराट ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रास्ते में देवराज चौहान और जगमोहन इधर उधर की बातें करते रहे।
कुछ देर बाद विराट ने डैशबोर्ड से निकालकर उन्हें 2 काली पट्टियां दी कि अपनी आंखों पर चढ़ा ले। इस तरह वे मार्शल के ठिकाने पर पहुंचे। वहां पर एक डॉक्टर और उनका कमरा पहले से ही तैयार था। फौरन दोनों को एक्सरे के लिए ले गए और खोजी डिवाइस को पहचाना गया कि वो कहाँ पर है। फिर ऑपरेशन करके दोनों के जिस्मों से खोजी डिवाइस निकाला गया। ये काम चुपचाप हुआ था। प्रभाकर ने दोनों खोजी डिवाइस एक एजेंट को दी कि इन्हें देवराज चौहान के बंगले पर फेंक आए। वो एजेंट तुरंत वहां से निकल गया। अभी बम और ट्रांसमीटर नहीं निकाला गया। दोनों को एक कमरा दे दिया गया जहां बैठे वे रोज की तरह थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। खोजी डिवाइस से उन्हें देखा जा रहा होगा तो हामिद अली उन्हें बंगले की लोकेशन पर ही पाएगा। ऐसे में वो सोच भी नहीं सकेगा कि वो कहीं और हैं। कंधे पर मामूली सा जख्म बन गया था जिस पर बैंडेज लगा दी गई थी। मार्शल और प्रभाकर ने कागज पर लिखकर उनसे थोड़ी बहुत बात की थी और कहा था कि सुबह हामिद अली से मिलने वो नहीं उनके एजेंट जाएंगे। अगले दिन सुबह 10:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक एजेंट ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान और जगमोहन बेड पर बैठे चाय के घूंट ले रहे थे। डॉक्टर के पास चलिए, एजेंट ने कहा। आपके शरीरों से बम और ट्रांसमीटर निकालना है तो अब हम बातचीत कर सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। काम निपट गया क्या? जगमोहन बोला। वहाँ क्या हुआ? मुझे किसी बात की खबर नहीं है, परंतु मार्शल का मैसेज आया है सतनाम को कि ऐसा किया जाए, आप दोनों मेरे साथ आएं। देवराज चौहान और जगमोहन उसके साथ कमरे से बाहर निकले। एक कमरे में मौजूद डॉक्टर के पास पहुँचे। स्वागत है, डॉक्टर मुस्कुराकर बोला। मेरे साथ आइए। डॉक्टर उन दोनों को बगल में बने अपने क्लिनिक में ले गया जहां छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद था और उसके 3 असिस्टेंट वहां पर मौजूद थे। तुम हमारे शरीर से बम और ट्रांसमीटर निकालने वाले हो, जगमोहन बोला। हाँ, परंतु हामिद अली ने कहा था कि अगर बम को निकालने की चेष्टा की तो वो फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हम पर भरोसा रखें। पक्का कह रहे हो? निश्चित रहो, डॉक्टर मुस्कुरा पड़ा। 9 बजे हामिद अली ने उस तय जगह पर हमसे मिलने आना था। उसका क्या हुआ? ये मेरा काम नहीं। मार्शल कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है, परंतु आने वाला है। मुझे मेरा काम करने दो। तुम दोनों के एक्सरे रात को ही ले लिए गए थे। तुम लोगों की पीठ पर एक कंधे में खोजी डिवाइस मौजूद थी तो दूसरे कंधे में ट्रांसमीटर फिट कर रखा था। और बम कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। कान के ठीक नीचे चने के आकार का उसी साइज का छोटा सा बम है। वो अगर फटता तो गर्दन तक का सिर, चेहरा सब कुछ उड़ जाता। तुम दोनों किस्मत वाले हो कि इस बम में ब्लास्ट नहीं किया गया। मार्शल की मेहरबानी से बच गए, देवराज चौहान बोला, वरना हामिद अली ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 12:30 बजे तक दोनों के शरीर से ट्रांसमीटर और बम निकाले जा चुके थे। मामूली से जो घाव बने थे वहाँ बैंडेज कर दी गई थी और डॉक्टर ने खाने को दवा दे दी थी। काम से फारिग होकर डॉक्टर ने एक एजेंट को बुलाया और उन दोनों को उसके हवाले कर दिया। वो उन्हें लेकर वापस उन्हें कमरे में ले आया। देवराज चौहान ने उससे पूछा, मार्शल कहाँ है? वो अभी आपसे मिलने आ रहा है। दरवाज़ा खुला छोड़ रहा हूँ, बाहर मत निकलना, कहकर वो चला गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब हमारे शरीर में बम नहीं रहा, हम खतरे से बाहर हैं। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। 5 मिनट में ही मार्शल वहाँ आ पहुँचा। साथ में प्रभाकर भी था। हामिद अली का क्या रहा मार्शल? देवराज चौहान उसे देखते ही कह उठा। उसे शक हो चुका था कि उसके खिलाफ जबरदस्त षड्यंत्र हो रहा है, कोई उसके पीछे है, क्योंकि हम उसके साथी पकड़ रहे थे, उनके ठिकानों पर अपना कब्जा करते जा रहे थे। अनीस को भी हम पकड़ चुके थे, जिसके पास तुम्हारे शरीर में लगे बमों को विस्फोट करने के लिए रिमोट था। ऐसे में हामिद अली ने तुम दोनों के साथ जो चाल चली उसमें फेल हो गया था, क्योंकि अब वो तुम दोनों को विस्फोट से नहीं उड़ा सकता था। फिर उसने तुम्हारी बात मानते हुए आज सुबह 9 बजे मिलने का वक्त तय किया,
परंतु मैं समझ गया था कि ये हामिद अली की चाल है। वो तुम लोगों से मिलने नहीं आएगा, अपने आदमी भेजेगा तुम दोनों को मारने के लिए। तो उसने आदमी भेजे? हाँ, हमने अपने 2 एजेंट देवराज चौहान और जगमोहन बनाकर वहाँ भेजे और हमारे एजेंटों ने पहले ही वहाँ घेरा डाल रखा था। 9:15 बजे हामिद अली के 14 आदमी वहाँ पहुँचे। वो देवराज चौहान और जगमोहन को मार देना चाहते थे। गोलियाँ चली और दोनों तरफ के लोग घायल हुए। उनके 2 लोग मारे गए, कुछ भाग गए और 5 पकड़े गए। वो मामला खत्म। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम लोगों का मामला खत्म, परंतु हमारी तरफ से अभी खत्म नहीं हुआ। हामिद अली का अब यहाँ कोई काम नहीं रहा। वो सीमा पार करके पाकिस्तान जाना चाहेगा और हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे हाथों में पड़ जाए या उसे मार दें। मार्शल बोला। तुमने हमें बचा लिया मार्शल, देवराज चौहान बोला। हामिद अली ने हमें अपने शिकंजे में अच्छी तरह जकड़ लिया था। अगर तुम मामले में ना आते तो शायद बच ना पाते। मैंने तुम लोगों को नहीं बचाया, बल्कि हामिद अली के नापाक इरादों को रोका है। वो हिंदुस्तान में ज़बरदस्त तबाही मचा सकता था। शायद तुम लोग उसकी बात किसी भी कीमत पर ना मानते, परंतु ये तरीका वो और महत्वपूर्ण लोगों पर आजमाता। वो कुछ भी कर सकता था। अच्छा हुआ जो सब कुछ हमने संभाल लिया। वक्त रहते हमें पता चल गया। तुम इस मामले में कैसे आए? ये मत पूछो, परंतु हामिद अली ने जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा था तो तभी हमें खबर मिल गई थी। हमें बचाने का शुक्रिया, देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। जगमोहन, प्रभाकर कह उठा। हमारे काम करने की तुम कीमत लेते हो। अब हमने तुम्हें बचाया तो तुम्हें चाहिए कि हमें कीमत दो। क्या बात कर रहा है यार? जगमोहन हड़बड़ाकर कह उठा। आजकल नोट तो पास में होते ही नहीं। महंगाई बहुत हो गई है। सारी कमाई तो खाने पीने में ही चली जाती है। बल्कि तुम्हें चाहिए कि हमें पैसे दो। हमारे कितने दिन इस मामले में फंसकर खराब हो गए, वरना कहीं से थोड़ा बहुत तो पैसे का जुगाड़ कर ही लिया होता। तुम्हारा विचार, प्रभाकर ने कहना चाहा। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। डकैती मास्टर साहब, बच गए तुम। उधर से हामिद अली का कठोर स्वर कानों में पड़ा। हामिद अली, देवराज चौहान के होठों से निकला। मार्शल और प्रभाकर की नज़रें मिली। बच गए तुम, क्योंकि मार्शल इस मामले में आ गया था, वरना तुम और जगमोहन तो किसी लायक नहीं रहे थे। मेरे कुत्ते बनकर रह गए थे। मौत भी तुम्हारे भाग्य में। तू मेरे हाथों बहुत बुरी मौत मरेगा हामिद अली। देवराज चौहान के दांत पिच गए। अपने भाई से भी बुरी मौत। मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इस वक्त मैं पाकिस्तान की ज़मीन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर आऊँगा हिंदुस्तान। तेरे लिए, मोना चौधरी के लिए, मार्शल के लिए इस बार बहुत पक्का इंतजाम करके आऊँगा और तुम तीनों और जगमोहन को कुत्ते की मौत मारूंगा। हामिद अली का इंतजाम तुम लोगों की मौत के साथ ही खत्म होगा। तो तुम पाकिस्तान पहुंच गए? देवराज चौहान घुर्रा उठा। बिल्कुल, 2 घंटे पहले ही सीमा पार की है और इस वक्त सैटेलाइट फ़ोन से बात कर रहा। हो सकता है तेरे आने से पहले मैं ही तुझे पाकिस्तान में मिलूं। देवराज चौहान ने दांत पीच कर कहा। मैं तुम सबको कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम, मोना चौधरी और मार्शल, तुम्हारा साथी जगमोहन, और हमारी मुलाकात जल्दी होगी हामिद अली, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा और फ़ोन बंद करके कह उठा। वो पाकिस्तान पहुंच गया है। सीमा पार कर ली उसने। वो फिर हिंदुस्तान आने को कह रहा है। मेरे लिए, जगमोहन के लिए, मोना चौधरी के लिए और तुम्हारे लिए मार्शल। मुझे हामिद अली के दोबारा हिंदुस्तान आने का इंतजार रहेगा, मार्शल ने शांत स्वर में कहा। प्रभाकर, इन दोनों को यहाँ से बाहर छोड़ दो। ये मामला फिलहाल तो खत्म हो चुका है। कहने के साथ ही मार्शल बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जल्दी क्या है? जगमोहन बोला। चाय वाय पीकर आराम से चलते हैं। उठ जाओ तुम, प्रभाकर बोला। यहाँ बिना वजह किसी को चाय नहीं पिलाई जाती। बहुत मतलबी हो। जब काम होता है तब तो खूब सेवा सत्कार करते हो, और अब हम ऐसा ही करते हैं। अब निकलो यहाँ से। देवराज चौहान और जगमोहन प्रभाकर के साथ कमरे से बाहर निकलते चले गए।
समाप्त।